स्वागत है सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। मित्रों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम रीतिकाल से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू डिवीजन करेंगे। यानी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। यानी यह समझ लीजिए कि यही प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, यानी बाहर से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वीडियो क्लास पर जुड़ जाएंगे और सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में जाने के बाद आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, बाहर से प्रश्न आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आज हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य से उन प्रश्नों को देखेंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षा में बार बार आ चुके हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, जहां आप जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन एमसीक्यू टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यानी वहां भारतीय विजन क्लासेस से टेलीग्राम ग्रुप जो है पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको मात्र 150 रुपये देने हैं और पूरे महीने भर महा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में भाग लेने हैं। सुबह और शाम दोनों समय वहां पर एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल 100 प्रश्नों का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। आज हम रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज। आज हम जितने भी रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? यानी यहाँ 4 ऑप्शन में विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प में सभी कवि रीतिकाल के ही हैं? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छित स्वामी। तो सूरदास तो रीतिकाल के कवि नहीं, सूरदास के कवि हैं, ये भक्तिकाल के कवि हैं, तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी। और ऑप्शन नंबर डी है जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रबरदाई। तो जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रबरदाई ये सभी क्या हैं? ये सभी आदिकाल के हो गए। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी ये सभी आधुनिक काल के हो गए। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छित स्वामी ये सब क्या हो गए? ये सभी भक्ति काल से जुड़ गए। परंतु बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण ये सभी क्या हैं? ये सभी रीतिकाल के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल की मुख्य कवियों में है, रीतिकाल की मुख्य कवियों में है खुसरो, रहीम, पलटूदास, मतीराम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतीराम, क्योंकि खुसरो, रहीम, पलटूदास ये रीतिकाल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार निर्धारण कीजिए। यानी जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का निर्धारण करना है। तो घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम। रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद। रहीम, ठाकुर, रसलीन, घनानंद। तो सबको पता है रहीम सबसे पहले होंगे, परंतु यहाँ ऑप्शन में रहीम 3 जगह है। तो कैसे हम जानेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रहीम के बाद घनानंद होंगे। रहीम के बाद कौन होंगे? घनानंद होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। यही इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ऑप्शन नंबर बी है अलंकार विवेचन। ऑप्शन नंबर सी है छंद विवेचन। चलिए हम तीनों ऑप्शन में आंसर को ढूंढते हैं। चौथा ऑप्शन आपके लिए हम गायब कर दिए। तीनों ऑप्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबको पता है इसका जो सर्वाधिक व्यापक है अलंकार भी था, छंद भी था, परंतु सर्वाधिक व्यापक की बात है तो नायिका का भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। ये इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, रौद्र रस। तो सभी जानते हैं रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ चुका है, इसे आप याद रखिएगा। रीतिकाल में जब भी रस की बात हो तो श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं, खासकर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में ये प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं।
तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षा में हर बार पूछते हैं। तो सभी का रिवीजन कर लेंगे, वीडियो बढ़ाकर बिल्कुल नहीं देखेंगे। मित्रों, आपको बता दूं कि आपको अगर भारतीय विजन क्लासेस का MCQ महा टेस्ट में भाग लेना है तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से हमसे कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ेंगे। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र, बहुत ही कम चार्ज है, मात्र 150 रुपये में आपको पूरे महीने भर के लिए आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आप पूरे महीने भर MCQ टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर यह है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये सही नहीं है। जबकि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की भी प्रमुखता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर कवि क्या थे, तो राजाश्रित कवि थे, उन्हें प्रकृति से कोई मतलब नहीं था। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या बुंदेली? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, याद रखना। रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अवधी भाषा से जुड़े हुए कौन है? तो आपको सबको पता है, भक्ति काल में जो सूफी काव्य है उसकी जो प्रमुख भाषा अवधी रही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। यानी जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और वीडियो हो सके जितना शेयर करना वो आपके पर डिपेंड है। आप जितना हिंदी भाषियों के पास शेयर कीजिएंगे उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा। यहाँ जितने भी प्रश्न हम लिए हैं सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, रीति युगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, तो कौन सा छंद रहा है? सवैया छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद या छप्पा छंद? तो कौन सा छंद रहा है? तो सही आंसर है, रीतिकालीन जो रीति युगिन कवि हैं उनका सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद रहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? अर्थात यहाँ प्रश्न में कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माने थे। तो किनको माने थे? तो ऑप्शन नंबर सी, वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माने थे। जबकि सर्वसम्मत द्वारा किन्हें माना जाता है? तो केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो चिंतामणि है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय था। चलिए हम समय देते हैं, देखते हैं कितने लोग आप कॉपी में, कितने लोग आप बता सकते हैं कि इसका समय कितना है। चलिए हम समय देते हैं, इसको हम बता देना, आप समय देते हैं, उसके बाद हम जवाब डायरेक्ट देंगे। जी, सभी लोग जान गए होंगे। तो रीतिकाल का समय कितना है? तो रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और यह किनका दिया हुआ है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तभी बताए थे, उन्होंने रीतिकाल का समय माना है विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया। यानी याद रखना, रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। रीतिकाल के यहाँ जितने भी नाम है सभी रीतिकाल के ही नाम है। श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल, मध्यकाल है वह रीतिकाल और आधुनिक, ये क्या बोलते, भक्तिकाल, दोनों मिलाकर मध्यकाल है, क्योंकि मध्यकाल दो भागों में बटी हुई थी। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा गया, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? किस आचार्य ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, तो सही आंसर क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? बिल्कुल नहीं होगा। मिश्र बंधु अलंकृत काल कहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहे थे? तो रीतिकाल ही कहे थे। तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहे हैं? रीतिकाल को कला काल कहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ये तो होंगे नहीं विश्वनाथ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी नहीं होंगे, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होंगे। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था और इसे दो भागों में बांटा था, पूर्वालंकृत, उत्तरालंकृत। अगला सवाल है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस साहित्यकार ने कहा है? एक ही प्रश्न को देखिए, यहाँ सभी साथीगण देखिएगा, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? तो इसका भी सही आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न आ गया, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? देखिए, एक ही प्रश्न को तीन तरीके से पूछा गया। सबसे पहले 17 नंबर में देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। 18 नंबर में देखें, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। और 19 नंबर प्रश्न में, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका भी आंसर वही होगा, मिश्र बंधु। यानी एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है, इसलिए आपको एमसीक्यू टेस्ट में शामिल होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा? डॉक्टर गिरियर्सन ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, इंद्रनाथ मदान ने या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने? तो किसने आदिकाल को जय काल कहा और रीतिकाल को कला काल कहा? चलिए, आपको जय काल मालूम ना हो तो कला काल आपको मालूम है। कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इन्होंने ही आदिकाल को क्या कहा था? तो जय काल कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब हम रीतिबद्ध काव्य धारा से प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासों को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत साथी जो अगर अच्छी से तैयारी नहीं किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तुरंत देखेंगे चंद छंद दिया हुआ है, तो छंद देखकर ऐसा नहीं, यही सही आंसर होगा। अब हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रीतिबद्ध काव्य धारा से क्वेश्चन नंबर 1 का चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? मित्रों, यहाँ जितने भी प्रश्न ले रहे हैं सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं तो दोबारा रिवीजन करेंगे। और अभी आपको अगर टेस्ट में शामिल होना है, आज रीतिकाल से पेड टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट भी है। जितने भी विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वे हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। उसके लिए आपको जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमसे डायरेक्ट कॉल करें। कॉल करने के बाद हम आपको बताएंगे पेड ग्रुप में कैसे ऐड होना है। पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मात्र 150 रुपये पे करनी है। उसके बाद हम फिर कैसे आपको ऐड होना है वो हम आपको फिर बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? रहीम, आचार्य केशवदास, रस खान या मलिक मोहम्मद जायसी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य केशवदास। ये जहांगीर जस चंद्रिका किनकी रचना है? केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं यानी केशवदास जी का नहीं है? रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, भाषा भूषण ये नहीं है। भाषा भूषण किनकी रचना है? तो भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। ये क्या है? केशवदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है? वही कृति फिर से रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है,
विज्ञान गीता है। अनेकार्थ मंजरी ये केशवदास की रचना नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए टीजीटी पीजीटी ये परीक्षाओं में अक्सर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो झारखंड पीजीटी का एग्जामिनेशन भी आ गया है, उसके बाद झारखंड पीजीटी के बाद बहुत सारे यूपी पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा एमपी टेट आने जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं और यूजीसी नेट में भी प्रश्न यहीं से आए हैं। तो अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का या जायसी का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये केशवदास का कहा गया है। भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछ चुका है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित। ये कई बार पूछा है, तो इसका भी सही आंसर होगा कि यह केशवदास की क्या है, पंक्ति है। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न, इसमें ऊपर का पंक्ति कट गया है। यहाँ दिया भूषण बीनू न बिरजाई बिराजई कविता बनिता मित, किसका पंक्ति है। तो केशवदास की पंक्ति है। किसकी है, केशवदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। भिखारी दास जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखने वाले प्रमुख रहे हैं, तो यहाँ कौन सी रचना है जो भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। तो इसका सही आंसर होगा, इसका देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ऑप्शन नंबर काव्य निर्णय और काव्यांग प्रकाश, सॉरी नहीं, काव्य निर्णय और रस सारांश, काव्यांग प्रकाश इनका नहीं है। काव्य निर्णय और काव्यांग प्रकाश रस सारांश, ये दोनों किनका रचना है। तो दोनों रचना जो है वह भिखारी दास जी का है। काव्य निर्णय और रस सारांश दोनों किनका है, तो दोनों भिखारी जी का ही रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है। इनमें से कौन है जो रीतिबद्ध कवि है। सभी को पता है रीतिकालीन काव्यधारा 3 वर्गों में था, यानी रीतिकाल के जो कवि थे 3 वर्गों में बटे हुए थे, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो इनमें से कौन कवि रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद, ये तो रीति मुक्त कवि के प्रतिनिधि है, ठाकुर, भिखारी दास या गोविंद स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास जो हैं वे रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज सतीका कृति के रचनाकार हैं। भिखारी दास, देव, रसनिधि या चिंतामणि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि और रस विवेक। तो सबको पता है काव्य निर्णय किनका है, तो भिखारी दास का है। काव्य निर्णय याद रखना, ये बहुत बार पूछ चुका है। काव्य निर्णय किनका है, यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है। भिखारी दास की, केशवदास की, देव की या भूषण की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, भिखारी दास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो केशव सबको पता है, केशव तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है। प्रश्न देखो घुमा फिरा कर पूछता है, लेकिन आप याद रखना केशव जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, तो रीतिबद्ध ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी ने, छत्रसाल ने,
सोलंकी राजा रुद्र ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या भूषण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूषण। शिवराज भूषण किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या पद्माकर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूषण। यानी शिवराज भूषण और शिवा बावनी दोनों किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। यानी रीतिकाल में वीर रस की प्रधानता तो नहीं थी, रीतिकाल में क्या थी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, श्रृंगारिक काव्य लिखे गए। परंतु रीतिकाल में वह कौन सा कवि है जो वीर रस में कविता लिखा था? तो याद रखना शिवराज भूषण, यानी भूषण को याद रखना है ना। भूषण जो है वे क्या हैं? रीतिकाल के एकमात्र कवि हैं जो वीर रस के कवि हैं। याद रखना ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो वीर रस का, एकमात्र कवि कौन है जो वीर रस का है, वीर रस में काव्य रचनाएं की है? तो भूषण, याद रखना भूषण। अगला प्रश्न है भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या सम्माजी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्रसाल। यानी भूषण शिवाजी और छत्रसाल के क्या थे? दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम भूषण का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल दशक। ये क्या है? भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण जो ग्रंथ है उसमें किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या औचित्य का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार का। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इन्होंने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटावा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, नैन नचाए कहो मुस्काई, लल्ला फिरायो खेलन होरी? पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की यह रचना है। अगला पंक्ति है वही पंक्ति फिर से आ गई, नैन नचाए कहो मुस्काई, लल्ला फिरायो खेलन होरी। एक इनकी पंक्ति है तो पद्माकर जी की पंक्ति है। देखिए एक ही प्रश्न को कई बार आया है, इसका मतलब यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे याद कर लेना। अगला पंक्ति फिर वही पंक्ति आ गया, नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिरायो खेलन होरी। किनका पंक्ति है? तो पद्माकर जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की? गंगा लहरी किनकी रचना है? तो गंगा लहरी किनकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। किनकी है? पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है प्रमोद पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये भी प्रबोध पचासा भी किनकी रचना है? तो ये भी पद्माकर की ही रचना है। अगला प्रश्न है पद्माकर द्वारा रचित
अलंकार ग्रंथ कौन सा है, यानी इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो पद्माकर द्वारा रचित है, वह ये क्या है, अलंकार ग्रंथ है। भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण। तो याद रखना ये जो पद्माभरण है ये क्या है, ये अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है काव्य रसायन किनकी रचना है। काव्य रसायन किनकी रचना है, भूषण जी की, देव जी की, बोधा जी की या ठाकुर जी की। तो काव्य रसायन किनका है, तो ये देव जी का है। अगला प्रश्न है देव कवि किस जिले के थे, यानी देव कवि जो थे वो किस जिले के थे, गैनपुरी मैनपुरी है, बनारस, गोरखपुर या इटावा। तो देव का जो जिला है वो किस जिले से थे, तो याद रखना देव जो थे वो इटावा जिले के थे। कहाँ के थे, इटावा जिले के थे। अगला प्रश्न है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। सुजान विनोद, इसका कंफ्यूजन का भी एक वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एक ही नाम के कई सारे रचना होते हैं, उसके रचनाकार अलग अलग होते हैं, तो खासकर विद्यार्थियों को यहाँ परेशानी होती है। सुजान विनोद देकर यहाँ याद रखिए सुजान से अगर जुड़ा हुआ है तो घनानंद भी ऑप्शन में निश्चित रहेगा, और सबको पता है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन सुजान विनोद किनकी रचना है, देव जी की रचना है। किनकी है, देव जी की रचना है। ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक ही नाम के कई रचना और उसके रचनाकार का भी वीडियो बना हुआ है, तो कंफ्यूजन वहाँ से आपका दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, मतीराम या भूषण। तो जाति विलास भी किनकी रचना है, तो ये भी देव की ही रचना है। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के भी रचयिता कौन है, तो देव जी ही हैं। और यहाँ जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सभी देव जी की ही हैं। अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद सभी किनकी रचना है, तो सभी देव जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। अब यहाँ ऐसा रचना है जो देव की नहीं है, भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद या अलंकार गंगा। तो भावविलास देव जी के है, अष्टयाम देव जी की है, सुजान विनोद देव जी के है, परंतु अलंकार गंगा देव जी की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न में नहीं पर प्रश्न किया गया, देव जी की नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अलंकार गंगा। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कवि देव हैं, यानी रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं, अलंकारवादी कवि हैं, रीतिवादी कवि हैं, वक्रोक्तिवादी कवि हैं या रसवादी कवि हैं। तो याद रखना देव जो हैं वे रसवादी कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है। यह जो उक्ति है भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है, देव की है, चिंतामणि त्रिपाठी की है, सोमनाथ की या कुलपति मिश्र की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह देव की उक्ति है। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मध्य भरे, अमी हलाहल मध्य भरे, सवेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परद, जिही चितवत इकबार। प्रस्तुत जो दोहा है इस दोहे के रचयिता कौन है, बिहारी जी हैं, भूषण जी हैं, घनानंद जी हैं या रसलीन जी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके रचयिता कौन है, रसलीन है। अमी हलाहल मध्य भरे, अरे रसलीन, रस पीने के बाद क्या होता है, अमी हलाहल मध्य भरे, मदिरा से भर जाते हैं लोग। ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है मतीराम की भाषा है बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधि या साहित्यिक राजस्थानी। तो आपको बताए थे कि रीतिकाल में जो भाषा है वो ब्रज भाषा की प्रधानता है, तो अवधि तो होगा नहीं, ये सूफी काव्य से जुड़ा हुआ है। राजस्थानी भी नहीं होगा, बोलचाल की
ब्रजभाषा नहीं, क्योंकि कवि लोग ये थे, ये एक प्रकार के रसवादी कवि थे, ये लोग आचार्य के रूप में भी जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिक ब्रजभाषा। कौन सा? साहित्यिक ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। तो सही आंसर होगा बोधा हैं, ठाकुर जी भी हैं, आलम जी हैं, परंतु सेनापति जी नहीं हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? यहाँ घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी। तो सबको पता है बिहारी जी क्या है, वो रीति मुक्त नहीं है, वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो सही आंसर होगा बिहारी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या छायावाद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद क्या हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घनानंद है वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, कह सकते हैं कि वे प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन जो है यह किस कवि के संबंध में है? कबीरदास के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में या घनानंद के संबंध में? तो इसका सही आंसर होगा घनानंद के संबंध में। उन्होंने घनानंद के बारे में कहे हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ये घनानंद के बारे में कहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? क्या नाम था? सुजान नाम जैसे ही आपके सामने आया आंसर आपका क्या हो जाएगा? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो सुजान नाम था। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी की कविताओं में, भूषण की कविताओं में, घनानंद की कविताओं में या ठाकुर की कविताओं में? तो सही आंसर होगा घनानंद की कविताओं में सर्वाधिक सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है। सुजान कौन थी? तो घनानंद की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में, खड़ी बोली भाषा में, ब्रज भाषा में या मैथिली भाषा में? बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता है। जो रीतिकाल था, रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता रही? तो ब्रज भाषा की प्रधानता रही। तो आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा होगा। अगला प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? कोकसार किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, आलम की या घनानंद की? तो सही आंसर हो जाएगा ये जो रचना है कोकसार वह घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद जी हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं या आलम हैं? तो सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो सुजान सागर के लेखक घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह किनकी पंक्ति है? तो ये घनानंद जी की पंक्ति है। उन्होंने ही कहा है लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये घनानंद जी की पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। टीजीटी परीक्षा हो या प्रवक्ता आश्रम पद्धति के परीक्षा हो,
सभी में यह प्रश्न पूछ चुका है। सेम वही प्रश्न, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद जी की पंक्ति है। फिर देखिए यहाँ यही पंक्ति एनवीएस टीजीटी की परीक्षा में भी पूछ चुका है। मोहितो मेरे कवित बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? तो घनानंद जी ने लिखा है। उसके बाद देखिए जीआईसी की प्रवक्ता परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछ चुका है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, तो सही आंसर है घनानंद जी हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, याद रखना। टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या यूपी टेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी या फिर एमपी टेट, जितने भी विद्यार्थी हैं जो हिंदी के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक परीक्षा में यह जो पंक्ति है आती है। तो इस पंक्ति को याद रखना, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद की पंक्ति है। अगला है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सनायक बाँक नहीं। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये भी किनका है? ये भी घनानंद जी की है। लोग हैं लागी कवित बनावत और अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, ये भी घनानंद जी की ही पंक्ति है। और ये दोनों पंक्ति यानी जितने प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, ये दोनों पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुके हैं। तो ये दोनों पंक्तियों को याद रखना, लोग हैं लागी कवित बनावत और अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अगला प्रश्न है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? सीखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप की कहानी है। तो यह जो पंक्ति है ठाकुर जी की पंक्ति है। किनकी है? ठाकुर जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? इनमें से कौन सा कवि है जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या गवाल? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद्र या प्रबोध चंद्र? तो सही आंसर है बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं। घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम? सुजान चरित्र के रचयिता कौन हैं? घनानंद जी हैं, बोधा हैं, सूदन हैं या मतीराम है? तो सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो सूदन है। कौन है? सूदन है। सुजान का कंफ्यूजन वीडियो जो है, एक ही नाम के बहुत सारे रचनाएं और उनके रचनाकार अलग अलग होते हैं, इसका मास्टर वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में, उसको एक बार जरूर पढ़िए और सारे कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। हम आपको बार बार बोले, जब भी सुजान की बात हो तो घनानंद ऑप्शन में जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसी में क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सतसई की रचना, रीतिकाल ने बहुत सारे कवियों ने सतसई की रचना की। सबसे प्रसिद्ध है बिहारी जी हैं, जिनका बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा कवि जो सतसई की रचना नहीं किए हैं? मतीराम किए हैं, बिहारी जी किए हैं, बृंद कवि भी किए हैं, सेनापति सतसई की रचना नहीं किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेनापति। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगद विनोद, ललित ललाम या रस चंद्रिका? तो ऐसे कैसे याद करना? ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा ललित ललाम किनकी मतीराम द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो ललित ललाम है। कैसे याद करना है? ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, यानी ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं रीति सिद्ध काव्य परंपरा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो सही आंसर क्या होगा? बिहारी। क्या होगा? बिहारी क्या है? वे रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रीति सिद्ध काव्य धारा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2000 दोहे, 5000 दोहे, 8500 दोहे या 700 दोहे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, 700 दोहे। कितने दोहे लिखे हैं? लगभग 700 दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारी दास, ग्वाल कवि, देव या बिहारी? तो सही आंसर होगा बिहारी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? तो जितने भी कवि यहाँ हैं, भिखारी दास, ग्वाल कवि, देव, ये सभी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और रीतिबद्ध काव्य धारा के जितने भी कवि थे वे लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, जबकि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि को लक्षण ग्रंथों के बारे में पूर्ण ज्ञान था, परंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने लक्षण परिपाटी का पूरा प्रयोग अपने कविताओं में किए, परंतु लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। यानी उनको रीति सिद्ध, यानी उनको लक्षण ग्रंथों की सिद्धि थी, परंतु वो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। अगला प्रश्न है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिहारी जी का। ये बिहारी जी का कथन है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर निश्चित प्रीति। यह जो कथन है यह बिहारी जी का है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। तो साथियों हम आपको बता दें कि बिहारी सतसई के बारे में दो यानी कितने दोहे हैं, इसके बारे में दो तथ्य हैं। एक 713 दोहे, एक 719 दोहे। तो यहाँ ऑप्शन में मेरा 719 है, तो इसका सही आंसर 719 ही होगा। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, लेकिन बहुत जगह आपको 713 दोहे भी मिलेंगे, और ज़्यादा जो प्रचलित है 713 दोहे ही प्रचलित है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? यानी रीतिकाल में वह कौन सा कवि है जो मात्र एक ही रचना की और पूरा हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह कवि है बिहारी लाल। इन्होंने मात्र बिहारी सतसई की रचना की, और बिहारी सतसई लगभग उसमें 713 या 719 दोहे हैं। एकमात्र इनका रचना है बिहारी सतसई, और हिंदी साहित्य में अमर हो गया इनका कृति। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का, भोजपुरी का? तो इसका जवाब तो आप जान ही रहे हैं, ब्रज भाषा का होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो सबको जानते हैं बिहारी जो थे वे रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया या बिहारी बोधनी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी सतसई। इनके दोहे के बारे में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर। मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम रीतिकाल से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को लेकर आए थे, जो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख प्रश्न थे, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
और बेल आइकन को क्लिक नहीं किए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और भी हम आपको बता दें कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको मात्र 150 रुपये पे करने हैं पूरे महीने भर के लिए। और पूरे महीने भर सुबह और शाम, सुबह 8:30 बजे और शाम 8:30 बजे दोनों टाइम महा MCQ टेस्ट में भाग लें और अपने आप को जांच करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मात्र 150 रुपये, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नई अपडेट भी दी जाती है, यानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और हम आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, जय हिंद।